नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं, कृत्रिम बारिश। हाँ, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ काफ़ी अच्छी जानकारी और स्रोत हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना और ये समझना कि ये मौसम को बदलने की जो तकनीक है, ये असल में है क्या, काम कैसे करती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हाँ, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक मुख्य बात सामने आती है वो ये कि कृत्रिम बारिश के लिए पहले से बादल होने जरूरी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब जिनमें थोड़ी नमी हो। सही। ये तकनीक कोई बादल बना नहीं सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस मौजूदा बादलों से बारिश कराने में आप कह सकते हैं मदद करती है। अच्छा, ये तो जानना बहुत जरूरी था। और यहीं से इसकी पहली सीमा भी साफ हो जाती है। मतलब ये कि ये तकनीक पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। हाँ। अगर सही तरह के बादल नहीं है या उनमें नमी काफी नहीं है तो फिर ये प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। ये दिखाता है कि हम मौसम को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। सही कहा। तो मान लीजिए मौसम वैज्ञानिकों ने सही बादल चुन लिए। हाँ, वो जो रूली जैसे दिखते हैं, क्यूमुलस। हाँ, क्यूमुलस या फिर वो बड़े वाले क्यूमुलोनिम्बस बादल जिनमें थोड़ी नमी पहले से हो। ठीक। तो बादल मिल गए। अब अगला कदम क्या है? स्रोतों में कुछ रसायनों का जिक्र है। हाँ, उन्हें कहते हैं सीडिंग एजेंट्स। सीडिंग एजेंट्स। यस। ये वो पदार्थ हैं जो असल में पानी की बूंदों को बनने में मदद करते हैं। अच्छा, कौन से पदार्थ होते हैं ये? कुछ नाम? सबसे आम है सिल्वर आयोडाइड, AgI। सिल्वर आयोडाइड। हाँ, इसकी एक खास बात है कि इसकी जो बनावट है वो बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है। अरे वाह! तो ये बर्फ बनाने में मदद करता होगा। बिल्कुल, ठंडे बादलों में। फिर गर्म बादलों के लिए सोडियम क्लोराइड भी इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक? हाँ, बिल्कुल, हमारा रोजमर्रा का नमक। ये गर्म बादलों के लिए काफी अच्छा काम करता है। ये तो काफी दिलचस्प है। नमक से बारिश। और कुछ? एक और चीज है, सूखी बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा, ड्राई आइस। हाँ, ये बहुत ठंडी होती है तो ये अपने आसपास की हवा को तेजी से ठंडा करके पानी की भाप को जमा देती है। तो ये चुनाव इस पर निर्भर करता है कि बादल ठंडा है या गर्म? बिल्कुल सही। सिल्वर आयोडाइड ठंडे बादलों के लिए बढ़िया है, बर्फ के क्रिस्टल बनाने के लिए। और नमक गर्म बादलों में पानी की बूंदों को खींचने, उन्हें जोड़ने में मदद करता है। तो ये एक तरह से प्रकृति की नकल ही हुई। हाँ, कह सकते हैं। बस एक नियंत्रित तरीके से हम सही एजेंट चुनते हैं। ठीक है। तो बादल चुन लिया, एजेंट भी चुन लिया। अब इन्हें बादलों तक पहुंचाते कैसे हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। अच्छा। पहला है हवाई सीडिंग, एरियल सीडिंग। हवाई सीडिंग मतलब हवाई जहाज से? हाँ, विमान बादलों के अंदर या ठीक उनके ऊपर उड़कर ये एजेंट छोड़ते हैं। सीधा निशाने पर? हाँ, ये ज्यादा सटीक माना जाता है। और दूसरा तरीका? दूसरा है जमीनी सीडिंग, ग्राउंड बेस्ड सीडिंग। जमीन से? वो कैसे? इसमें जमीन पर जनरेटर लगे होते हैं या कभी-कभी रॉकेट भी इस्तेमाल होते हैं। रॉकेट? हाँ, वो इन कणों को हवा में छोड़ते हैं। और फिर हवा उन्हें ऊपर ले जाती है? उम्मीद यही रहती है कि हवा का बहाव उन्हें सही जगह, सही बादलों तक पहुंचा देगा। इसमें तो थोड़ा अनिश्चितता होगी। हवा का रुख सही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जमीनी सीडिंग इसी बात पर निर्भर करती है कि हवा कणों को सही जगह ले जाए। इसीलिए हवाई सीडिंग को अक्सर ज्यादा तरजीह दी जाती है। समझ गया, ज्यादा भरोसेमंद है। तो ठीक है, ये एजेंट बादलों में पहुंच गए। अब असली काम शुरू होता है। हाँ, अब शुरू होती है प्रक्रिया जिसे कहते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन? ये क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जहां पानी की भाप इन सीडिंग कणों पर जमा होना शुरू होती है। अच्छा। ये कण एक तरह से संघनन नाभिक या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं। नाभिक मतलब एक केंद्र बिंदु? हाँ, एक आधार जिसके चारों ओर पानी की भाप जम सके। जैसे धूल के कण पर ओस जमती है, कुछ वैसा ही। तो इन कणों पर पानी की भाप चिपकने लगती है? बिल्कुल। और जैसे जैसे और भाप जमा होती है, ये बूंदें या क्रिस्टल बड़े होते जाते हैं। और भारी भी? हाँ, बड़े और भारी। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करने जैसा हुआ? एग्जैक्टली। ये कण वो सतहें प्रदान करते हैं जिनकी भाप को बूंदों में बदलने के लिए जरूरत होती है, खासकर अगर हवा में प्राकृतिक कण जैसे धूल वगैरह कम हो। और फिर बारिश? हाँ, जब ये बूंदें या क्रिस्टल इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो ग्रेविटी अपना काम करती है? बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच लाता है
और यही है बारिश या वर्षण। ये बर्फ या ओले के रूप में भी हो सकता है। हाँ, अगर ऊपर तापमान बहुत कम है और वो जमीन तक पहुंचने से पहले पिघले नहीं तो बर्फ या ओले भी गिर सकते हैं। सुनने में तो ये प्रक्रिया अब काफी स्पष्ट लग रही है। लेकिन क्या ये हमेशा सफल होती है? स्रोत कुछ और कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, सफलता को मापना। हाँ, मतलब कैसे पता चलेगा कि बारिश हमारी वजह से हुई? सही सवाल है। मान लीजिए हमने सीडिंग की और बारिश हुई, तो क्या ये वैसे भी होने वाली थी? और अगर हमारी वजह से हुई तो कितनी ज्यादा हुई? ये पता लगाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। मौसम इतना बदलता रहता है कि सटीक अनुमान लगाना आज भी एक चुनौती है। वैज्ञानिक रडार, सैटेलाइट, इन सब से निगरानी करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। हाँ, पर ये पक्के तौर पर कहना कि हाँ हमारी वजह से 15% या 20% ज्यादा बारिश हुई, ये बहुत मुश्किल है। ये तो है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सफलता थोड़ी अनिश्चित है तो इसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों हो रहा है? क्या फायदे दिखते हैं? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, जैसे सूखाग्रस्त इलाके। बिल्कुल, वहाँ बारिश बढ़ाने की कोशिश की जाती है, खेती के लिए, जलाशयों को भरने के लिए, पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए। हाँ, जल सुरक्षा के लिए ये काफी मायने रखता है। और क्या उपयोग है इसके? एक और बड़ा उपयोग है ओलावृष्टि को कम करना। ओलों को कम करना, वो कैसे? देखिए, बड़े ओले फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्लाउड सीडिंग से कोशिश की जाती है कि बादल में पानी जमकर बहुत सारे छोटे छोटे बर्फ के कण बनाएं। अच्छा, मतलब एक बड़ा ओलवा बनने के बजाय कई छोटे छोटे कण बने। हाँ, ताकि वो बड़े और विनाशकारी ओलों में न बदल पाएं, उनका आकार छोटा रह जाए। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। निश्चित रूप से। और कभी-कभी हवाई अड्डों पर जो धुंध छा जाती है, हाँ, विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसे साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि उड़ानें सुरक्षित रहें। तो मतलब फायदे तो हैं, पानी बढ़ाना, ओले कम करना, धुंध हटाना, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, सीमाएं भी हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली तो यही कि सही बादल चाहिए। वो सबसे बड़ी सीमा है। बिना उपयुक्त बादलों के ये तकनीक काम नहीं करती। और सफलता की अनिश्चितता, जैसा हमने कहा, मौसम की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिर लागत भी है, विमान, रसायन, पूरी प्रक्रिया, ये सब सस्ता नहीं है। हाँ, खर्चा तो हो गई। और फिर आते हैं पर्यावरणीय और नैतिक सवाल। हाँ, ये जो रसायन इस्तेमाल होते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, क्या इनका पर्यावरण पर कोई बुरा असर पड़ता है? ये सवाल तो उठता ही है। ये एक जायज चिंता है। स्रोत बताते हैं कि अभी तक जिस मात्रा में ये इस्तेमाल होते हैं, उससे कोई बड़ा खतरा नहीं देखा गया है। सिल्वर आयोडाइड बहुत कम मात्रा में यूज होता है और जमीन तक आते आते काफी फैल जाता है। अच्छा। लेकिन लंबे समय में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो नैतिकता वाला पहलू, मौसम से छेड़छाड़? हाँ, ये एक गहरा मुद्दा है। क्या हमें हक है मौसम बदलने का? अगर हम एक जगह बारिश बढ़ाते हैं तो क्या हम अनजाने में कहीं और की नमी कम कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। और कौन तय करेगा कि कब और कहाँ सीडिंग करनी है? अगर एक इलाके को फायदा हो रहा है और दूसरे को शायद नुकसान, तो इसका फैसला कौन करेगा? ये तो बड़े पेचीदा सवाल है। हाँ, और इनके आसान जवाब नहीं है। जैसे जैसे ये तकनीक और फैलेगी, इन सवालों पर गंभीरता से सोचना होगा। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने खंगाली है, उससे ये तस्वीर उभरती है कि क्लाउड सीडिंग एक शक्तिशाली टूल है। हाँ, एक तकनीक है जिससे मौजूदा बादलों से बारिश की संभावना बढ़ाई जा सकती है। इसके फायदे दिखते हैं, खासकर पानी की कमी या ओलावृष्टि जैसी समस्याओं से निपटने में। सही। लेकिन इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इसे मापना मुश्किल है। और ये प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर है। साथ ही लागत, पर्यावरण और नैतिकता से जुड़े सवाल भी हैं। बिल्कुल। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। सही कहा। ये तकनीक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान हमें प्रकृति को कितना प्रभावित करने की ताकत दे रहा है। और उस ताकत के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। भविष्य में खासकर जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के दौर में ऐसी तकनीकों का रोल शायद और बढ़े। हाँ, लगता तो है। तब ये देखना और भी जरूरी होगा कि हम इनका प्रबंधन कैसे करते हैं। क्या हम तकनीक की शक्ति और प्रकृति के संतुलन के बीच वो सही तालमेल बिठा पाएंगे? ये शायद आने वाले समय के सबसे बड़े सवालों में से एक होगा। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आशा है कि आप सभी को ये चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।